बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर डिज़ीज़ के ऊपर। अल्जाइमर डिमेंशिया की एक काइंड है। जो सीनाइल डिमेंशिया होता है वो आमतौर पे बड़ी उम्र के लोगों को होता है। से अबाउट 80 ईयर्स में जाके वो नाम भूलना शुरू करते हैं, उनकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू रहती है। लेकिन अगर 65 साल की उम्र में या इसके आसपास, इवन 60 साल की उम्र में या इससे थोड़ा सा ज़्यादा इस किस्म के, ये जो मैं एक दो बातें आपको बताने लगा हूँ, साइन सिम्टम्स हों, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको अल्जाइमर डिज़ीज़ है। अब अल्जाइमर डिज़ीज़ के अंदर आप सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप भूलना शुरू कर देते हैं और नामों को भूलना शुरू कर देते हैं। चीज़ें कहाँ रखी हैं आपने वो भूल लेते हैं आप। फिर आप बाज़ औक़ात जब ये और ज़्यादा बढ़ता है तो वीक्स के जो दिनों के नाम होते हैं ये आप भूल जाते हैं, महीनों के नाम आप भूल जाते हैं। एक थोड़ी सी कन्फ्यूजनल स्टेट हो जाती है, शक्ल पहचानने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के होते हुए एक चीज़ कायम रहती है और वो ये कि पुरानी सारी बातें याद होती हैं। इवन पुरानी बातों की तफसीलें भी याद होती हैं आपको। मिसाल के तौर पे बचपन में दिन कैसे गुजरे थे, को पुराने दोस्त के बारे से पूछें, को पुराने वाक़या पूछें तो वो याद रहेगा। लेकिन इसे हम कहते हैं रीसेंट मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, रिमोट मेमोरी जो है वो कायम रहती है। अब हमारे ब्रेन के अंदर हिप्पोकैम्पस एक एरिया है, एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसके अंदर हमारी मेमोरी आमतौर पे स्टोर होती है। वैसे तो और भी बहुत सी जगह हैं। तो ये एक चीज़ है जो हम इसमें डिमेंशिया में देखते हैं और ख़ास तौर पे अल्जाइमर में। अब अल्जाइमर जो है इसकी वजूहात क्या है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो रही है और इसके अंदर जो है जब ब्रेन का एमआरआई करते हैं, सीरीज़ ऑफ सीटी स्कैन से एमआरआई करते हैं तो उस वक्त कुछ चेंजेस नज़र आ सकती हैं। लेकिन क्या हम उसका क्योर कर सकते हैं, ये अभी डिबेटेबल पॉइंट है। अच्छा, दूसरा जो स्टेप होता है इसका, फॉरगेटफुलनेस यानी भूलने के बाद, वो ये होता है कि इंसान रास्ता भी भूलना शुरू कर देता है। मतलब वो अपने कमरे से निकल के वॉशरूम जाने की बजाय हो सकता है बाज़ औक़ात किचन चला जाए। इसी तरह अपने घर आते हुए अपने घर की जगह वो साथ वालों के घर घुस जाए, तो ये भी एक उसमें एबनॉर्मलिटी आती है। फिर तीसरी इसके बाद जो स्टेज आती है वो बाज़ औक़ात बिहेवियर की आ जाती है। आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात आप बड़े मुदब्बर किस्म की ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान रहे हों लेकिन लूज़ टॉक्स कर सकते हो। बाज़ लोग गाली गलोच कभी ज़िंदगी में नहीं दी लेकिन इस उम्र में आके इरिटेबल हो जाते हो, गुस्सा करना शुरू कर देते हो। बाज़ औक़ात चीज़ों को रिपीट करना शुरू करते हो ज़ोर ज़ोर से। मतलब बहुत सी इसकी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे मेरा भी एक पेशेंट आता है, आजकल भी उनके आया हुआ था। तो अब वो एक ख़ास टाइम में उसने उस पर खाना मांगना है और ना मिलेगा तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखेगा कि मुझे, फिर खाना दे दिया होता है तो बाज़ औक़ात वो भूल जाता है कि मुझे खाना दिया, फिर वो चीखना शुरू कर देगा वगैरह वगैरह। और फिर सेल्फ़ केयर ख़त्म हो जाती है, अपनी पर्सनल हाइजीन ख़त्म हो जाती है। फिर स्टेज और आगे निकलता है तो फिर यहाँ तक हो जाता है कि बाज़ औक़ात आप जो है बाज़ औक़ात वॉशरूम इस्तेमाल करने के बजाय किसी और जगह पे कमरे में आप जो है वो सब कुछ कर लेती हो, यूरिनेशन कर सकते हो आप। और फिर उसके बाद बॉडी की पोस्चर भी सिकुड़ना शुरू कर देता है। और अब ये इसका इलाज नहीं बल्कि इसका मेडिकल रिहेबिलिटेशन करते हैं हम, और कुछ दवाइयाँ भी देती हैं जो सिम्प्टोमेटिक होती हैं। सिम्प्टोमेटिक दवाइयों का मतलब होता है कि अगर गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दे दिया, डिप्रेशन का एलिमेंट ज़्यादा है तो उसकी दवाई साथ में दे दी, बाज़ लोगों में स्टिफनेस आ जाती है उसकी दवाई दे दी। लेकिन जो रीहैब के स्टेप्स हैं उनके अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नींद ठीक होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि फ्लेक्शन में बॉडी ना जाए, कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह ना बने, बहुत अरसा बेड पे नहीं रहना चाहिए। फिर इसी तरह चलते हुए प्रॉब्लम है तो वॉकिंग एड्स लेनी चाहिए, वॉकर्स इस्तेमाल करनी चाहिए।
فزیوتھراپی کروانی چاہیے، پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے، پلنٹی آف واٹر، جتنی بھی ہائیڈریشن ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، اور ان سب سے چیزوں سے بڑھ کے سوشل، یعنی جو پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، نواسے نواسیاں ہوتی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں چاہیے کہ وقت دیں اس عمر میں اپنے پیرنٹس کو. اس سے ان کی بہت ساری جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن آئی آلویز بلیو کہ ان کو لک آفٹر کرنا ہی اصل میں ان کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں آپ ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، یا کم از کم ایک دفعہ گائیڈ لائن آپ لے لیں. وہ ظاہر ہے کہ اس کو کوئی چھو منتر کر کے ٹھیک تو نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم جو کوالٹی آف لائف ہے مریض کی بھی اور مریض کی وجہ سے اس گھر کی بھی، وہ بہتر ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.